हे दिस इज लीगल सलोनी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। दिस राइट इज पर्टिकुलरली ओनली फॉर द सेलर। द राइट ऑफ डिस्पोजल ओनली फॉर द सेलर। सेलर के पास ही ये राइट होगा और किसी को नहीं होगा। और ये राइट ऑफ डिस्पोजल है क्या? ये राइट ऑफ डिस्पोजल जो है वो तब तक ही आपको मिलेगा जब तक कि आपका तभी आपको मिलेगा जब तक कि आपका कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हो गया है। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ है तो आपको राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं मिलेगा। प्रॉपर्टी इज नॉट पास टू द बायर। इसमें बायर के पास प्रॉपर्टी नहीं जाती है और आप गुड्स को डिस्पोज कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। ये सारे राइट्स किसके पास हो जाते हैं? सेलर के पास। कि सेलर जब चाहे तो वो उस गुड्स को अपने कब्जे में भी ले सकता है, उसको मांग सकता है। गुड्स डिलीवर्ड बाय रेलवे। बाय रेलवे रिसिप्ट। अगर कोई आपको गुड्स डिलीवर कर रहा है तो सेलर के पास प्रीमा फेसी शुरू से ही राइट ऑफ डिस्पोजल आ जाता है। थर्ड इज सेलर ट्रांसमिट बिल ऑफ एक्सचेंज टुगेदर विद बिल ऑफ लाइडिंग। सेलर ने क्या दिया है? सेलर ने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है कि आप मुझे पैसा दे दें, साथ ही साथ वो बिल ऑफ लाइडिंग भी दिया है कि आप सामान उतरवा लीजिएगा। ये इस रिसिप्ट से क्या होता है, जो बायर होता है वो अपना सामान उतरवा सकता है, अपना सामान रिसीव कर सकता है। बट यहाँ पे क्या होता है, जो पेमेंट है वो सिक्योरिटी के लिए तो आप बिल ऑफ एक्सचेंज और बिल ऑफ लाइडिंग दे रहे हैं साथ में, लेकिन बायर बहुत तेज़ निकलता है और वो क्या करता है, वो रिटर्न कर देता है बिल ऑफ लाइडिंग। वो बिल ऑफ लाइडिंग नहीं रिटर्न करता है। वो वहाँ पे अपना सामान उतरवा लेगा, लेकिन आपको वो क्या करेगा, पैसा नहीं देगा। क्यों नहीं पैसा देगा? क्योंकि उसका बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया है, वो उसको नहीं फुलफिल कर पा रहा है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज एक एक्शनेबल क्लेम होता है, जिसमें कि हम लोग देखे थे कि एक्शनेबल क्लेम्स क्या है, चेक वगैरह जिससे कि आप पेमेंट करते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज भी वही है, एनआई एक्ट में हमें पढ़ना है। इससे हम लोग पेमेंट करते हैं, पेमेंट लेने के लिए हम लोग बाध्य करते हैं लोगों को कि हाँ भाई तुम हमको पेमेंट दोगे, ये चीज़ हो गया। लेकिन होता क्या है यहाँ पे, तो ये जो पर्सन है बायर, ये पेमेंट तो नहीं करता है लेकिन बिल ऑफ लाइडिंग का यूज़ करके सामान ले लेता है। तो ये तो गलत चीज़ कर रहा है। इसीलिए ये गलत तरीके से गुड्स को रिटेन न करे, इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे आपका गुड्स जो है वो बायर के पास नहीं जाएगा, उसका जो टाइटल है, उसका जो राइट है वो नहीं जाएगा। सेक्शन 26 टॉक्स अबाउट रिस्क प्रीमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी। अब हम लोग जैसे जानते हैं कि अगर गुड्स जो है वो अगर ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली वो सेलर के पास है, और सेलर के पास है तो वो सेलर के रिस्क पे है। गुड्स अगर ट्रांसफ़र हो गया है तो वो किसके पास है? बायर के पास है, और बायर के पास है तो बायर के पास रिस्क चला गया है। डिलीवरी हुआ है या नहीं हुआ है, इट इज़ नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट। डिलीवरी किसी के पास हुआ है या नहीं हुआ है ये ज़रूरी नहीं है। हमारा जो ट्रांसफ़र है वो हो चुका है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेल कब हो जाता है, जब आप ऑफ़र देते हैं सामने वाले पर्सन को और वो उस ऑफ़र का क्या करता है, एक्सेप्टेंस कर लेता है। तो ऑफ़र का एक्सेप्टेंस कर लेने से ही क्या हो जाता है, आपका डिलीवरी हो जाता है। डिलीवरी जो है वो डिले भी हो सकता है। तो अगर डिलीवरी डिले हुआ है लेकिन किसी के कारण हुआ है, यानी किसी पार्टी के कारण हुआ है, अब ये पार्टी हो सकता है कि सेलर हो या हो सकता है कि बायर हो। तो सेलर हो या बायर हो, दोनों के ही फॉल्ट में से जो भी पार्टी का फॉल्ट होगा वो उसके अगेंस्ट वाला पार्टी क्या करेगा, उस पर केस कर सकता है। अगर बायर का गलती है तो कौन करेगा? सेलर कर देगा सूट फाइल। और अगर बायर का गलती नहीं है, सेलर ही का गलती था लेट होने में, तो फिर बायर कर देगा सूट फाइल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 3 केस लॉज, दैट इज एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज वर्सेस रोमाल्पा 1976। इसमें बोला गया था कि प्रॉपर्टी जो है वो आप बायर तक नहीं पास हो पाएगा जब तक कि वो जो प्रॉपर्टी है वो उसके लिए पे नहीं करते हैं।
अगर वो उसको बाद में फिर से रिसोल्ड भी कर देता है तो भी उस पर्सन के पास प्रॉपर्टी अभी तक नहीं आया है, क्योंकि हम लोगों का जो ये इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है वो कहता है कि अगर आप सिर्फ ऑफ़र दे दिए हैं और उसका अगर एक्सेप्टेंस हो गया है तो वो आप सेल हो गया है। लेकिन यहाँ पे आपको पेमेंट का भी बात किया गया था कि पेमेंट बाद का चीज़ है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अगर हम पेमेंट नहीं करेंगे या फिर हम डिलीवरी नहीं करेंगे तो मेरा जो सेल है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें भी क्या हैं, इट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, ये दोनों चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और इसीलिए कहता है इस केस में कि हमारा जो भले ही आपको पेमेंट आप नहीं किए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बायर बन चुके हैं, आप उसको दोबारा रीसोल्ड कर दीजिएगा किसी और को कि हम तो भाई मालिक हैं, तो वो गलत है, वो नहीं होगा, प्रॉपर्टी आपके पास नहीं गई है। ज़गूरी वर्सेस फर्नेल 1809 का केस है जिसमें कहा गया था कि सेल ऑफ, इसमें एक बकरी का स्किन का व्यापार चल रहा था, बेचा जा रहा था, और जो ड्यूटी था सेलर का वो था कि उसको काउंट करे, लेकिन होता क्या है कि आग लग जाती है और वो काउंट करने से पहले ही गुड्स बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पे किसका गलती है, इसमें बायर का तो कोई गलती नहीं है, इसलिए ये सेलर का ड्यूटी बन जाता है। लेडलर वर्सेस बर्लिनसन 1837 का केस है। ये सारे पुराने केसेस हैं, पुराने केसेस से हम लोगों को समझ में आता है कि एक्चुअली सेलर और बायर का ड्यूटी क्या है, क्या इंटरप्रिटेशन हमेशा से रहा है। तो उन्होंने कहा था कि अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि गुड्स को डिसाइड कर लेना कि कौन सा गुड हमको यूज़ करना है, ताकि अगर वो सेलर अगर आपको वो गुड नहीं प्रोवाइड करता है तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए केस कर सकते हैं कि मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ब्रीच हुआ है, मेरा ये क्या हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ब्रीच हो गया है। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक. Now in next section, in next video, we are going to discuss about section 27 to 30, that is transfer of title. Thank you so much for watching Legal Saloni. और जैसा भी आपको वीडियो लगा हो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट पढ़ूंगी और उसी तरीके से इम्प्रोवाइज़ करूंगी। धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं और बहुत सारा चीज़ का रिवीजन भी कर रहे हैं, और मज़े के साथ पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।